हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग उद्देशिका की जो कल चर्चा की थी हम लोगों ने, उसमें जो शेष रह गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग गणराज्य को हम लोगों ने यानी रिपब्लिक को गणराज्य रिपब्लिक को छोड़ा था। हम लोगों ने कुछ बताया था, कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गणराज्य यानी रिपब्लिक, क्या रिपब्लिक होता है? जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि रिपब्लिक में क्या होता है कि एक गणतंत्र में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। परोक्ष का मतलब जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुना जाता है, जैसे हम लोग विधायकों सांसदों को चुनते हैं और वह सब मिलकर जो है क्या करते हैं, वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इस प्रकार से जैसे लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, ये सब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। तो इसी प्रकार से उसमें जो है कहने का मतलब है कि और ये लोग जो है हम लोग इनको चुनते हैं और वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो इसीलिए इसको परोक्ष कहा जाता है। ठीक है, आपको पता चला परोक्ष रूप से निर्वाचन व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब वही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। तो यह जो सिस्टम होता है वो क्या है? रिपब्लिक सिस्टम है। जैसे अब ये डिफिनीशन ना समझ में आई हो तो हम आपको एक और डिफिनीशन बताना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो कहेंगे कि गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित होती है। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि गणराज्य में क्या होता है, गणराज्य की पहचान कैसी होती है कि गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता यानी सोवरेन संप्रभुता, हमने आपको बताया क्या होता है। तो राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय किसमें निहित हो, देश की जनता में निहित होती है। तो क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है। तो अब हम लोग जो है गणराज्य को पढ़े, अब हम लोग लिबर्टी को पढ़ते हैं यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। क्या है लिबर्टी? स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति के व्यक्तिगत मतलब कार्यों पर रोक ना हो, जिससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हो, स्वतंत्रता तभी तो है जब उसको सर्वांगीण विकास का मौका मिले, ठीक है, अवसर प्राप्त हो। और मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के उद्देश्यों को पाने के लिए व्यापक वर्णन किया गया है। जैसे इसमें क्या होता है कि स्वतंत्रता का मतलब है सभी को स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम लोगों ने जो है भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूडेड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूडेड किया है। क्यों? व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही इसको जो है अपनाया गया है। तो यही स्वतंत्रता है हम लोगों की। अब समता क्या है? ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनको आप समझते चलिए बस। समता क्या है? समता का अर्थ है सभी प्रकार के भेदभाव और असमान भेदभाव का अंत किया जाए एवं विशेषाधिकार का अंत हो। मूल अधिकार एवं डीपीएसपी एवं आर्टिकल 325, 326 जैसे प्रावधान समता का वर्णन करते हैं, ये ध्यान रखना। अब आर्टिकल आप लोगों का काम है, थोड़ा आप भी प्रयास करेंगे तो और जल्दी जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 325 आपको देखना है, 326 आपको देखना है, ठीक है, जो कि समता का वर्णन करते हैं, समता का वर्णन करते हैं। अब जैसे बंधुता देखिए, बंधुता क्या है?
बंधुता। बंधुता का अर्थ है भाईचारा। जैसे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक, और उसके बाद मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी 51 के का में जो वर्णन है इसका, 51 के का में जो है 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि भाग 4 का विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के माध्यम से क्या किया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति में भाईचारा और बंधुता कायम हो, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्वता का आदर्श। देखिए 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। यह 3 शब्द जो लिए गए हैं, हम पूछ सकता है आपसे बाई चांस, ये आदर्श जो हैं, ये तीनों आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए गए हैं। ये ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। आप लोग एक बार थोड़ा फ्रांस की क्रांति कर देख लेना, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अब देखिए एक और डिबेट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। जैसे क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, यानी उद्देशिका में संशोधन हो सकता है क्या? अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। तो आप इस पर देखिए कि क्या वास्तव में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाई चांस पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे एक केस है, बहुत फेमस केस है, 1972-73 का केस है, केशवानंद बनाम केरल राज्य। केशवानंद बनाम केरल राज्य। इसके निर्णय के अनुसार 1973 में ही केस फाइनल हुआ था। इसमें घोषणा की गई कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किंतु ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे के विपरीत हो, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के जो है विरुद्ध हो। आधारभूत संरचना यानी जो पिलर हैं, यानी पिलर्स मतलब जो है जो घोषित किए गए हैं कि ये आधारभूत संरचना है। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओपन नहीं किया है, उसको बस हम उतनी ही चीज़ें जान सकते हैं जितने को हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उतना तो हम जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो लेकिन हाँ ये है कि एक शब्द है बेसिक स्ट्रक्चर, तो यह जो है हमको पता है। तो 1973 में जो है यह घोषित कर दिया गया कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है। अब तक उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है तो यह बताइए। देखिए अब तक 19 संशोधन जो हुआ है वो 1976 में 1976 में एक संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया जो हमने आपको बताया भी है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द कौन सा है? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी आपको पता चला कि संशोधन हो सकता है लेकिन उसकी मूल भावना को ठेस न पहुँचे हुए, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को उसको बिना हानि पहुँचाए। अब देखते हैं आगे। जैसे अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या 3 भागों में इसको समझते हैं हम उद्देशिका को। हम जो है जैसे 1960 के पहले से मतलब पूर्व, ध्यान रखिए पहले पूर्व की स्थिति क्या थी प्रियम्बल की, क्या संशोधन हो सकता था कि नहीं हो सकता था।
देखिए उद्देशिका, और इसमें जो है क्या, देखिए इसमें जो है संशोधन की बात तो है, संशोधन तो आपको बता ही दिया है, केशवानंद की भारती के बनाम बाद में जो है घोषित हो गया, संशोधन हो सकता है, लेकिन क्या उद्देशिका संविधान के अंग के रूप में है? उद्देशिका, एक हेडिंग डाल देते हैं हम, उद्देशिका संविधान का अंग है क्या? उद्देशिका संविधान का अंग है क्या? तो इस पर भी देखिए 1960 से पहले स्पष्ट मत नहीं है, ये ध्यान रखना, स्पष्ट मत नहीं है कि क्या है कि नहीं है अंग संविधान का उद्देशिका। तो इस पर जो है स्पष्ट मत नहीं 1960 से पहले। फिर 1960 से 1973 के बीच जब केशवानंद भारती बनाम वाला केस बना है, तो 1960 से 1973 के बीच का जो केस है, 1960 से 73 में क्या हुआ देखिए, ये वही केस है जो केशवानंद भारती। अब केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो क्या लिया कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो 1973 के पहले की कंडीशन है, यानी वो केस था, ये जो केस इसमें बनेगा 1960 का एक केस है बेरूबारी का, 1960 का बेरूबारी मामला, ठीक है, बेरूबारी मामला। इसमें क्या हुआ था बेरूबारी मामले में कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें भी बताया गया कि संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं, लेकिन कुंजी बताया गया। मतलब जो संविधान जिन सदस्यों ने मिलकर बनाया है संविधान, उनके मस्तिष्क को पढ़ने का एक तरीका बताया गया है कि उनके मतलब जो है जो उन्होंने उनके विचारों को जानने का माध्यम बताया है उद्देशिका को, प्रियम्बल को। तो अब हम लोग जो है 1973 वाला आपको पता ही है कि ये 24 अप्रैल 1973 को इन्होंने घोषित कर दिया कि यहाँ अंग है, ठीक है। पहले तक अंग नहीं था, लेकिन अब अंग है 1973 के बाद। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है जैसे केशवानंद जो है भारती जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या बताया जो है उद्देशिका को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय जो निर्णय लिया और उसमें कहा कि उद्देशिका संविधान की व्याख्या का सार है, व्याख्या का, अब ये ध्यान रखना, व्याख्या का सार, ठीक है। जिस प्रकार से जैसे अर्नेस्ट बार्कर भी कहेंगे, फिर उसके बाद के मुंशी भी अपना जो है मतलब कुछ ना कुछ वक्तव्य देंगे, तो ये सब वक्तव्य भी बताते हैं हम आपको। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि व्याख्या मतलब सार है वो संविधान का क्या, उद्देशिका क्या है, संविधान की व्याख्या का सार है। अब उसके बाद देखते हैं, यदि संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं और एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों, तो संविधान की उचित व्याख्या वही होगी जो उद्देशिका के प्रकाश में की जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसे अब कुछ कोटेशन हैं जिनको हमने बताया आपको कि जैसे के एम मुंशी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, तो वो सब हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके अनुसार क्या है, उद्देशिका उन आदर्शों को अभिव्यक्त करती है जिन्हें हमने वर्षों पहले स्वप्न के रूप में संजोया था। यह बेरूबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, देखिए बेरूबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी बताया है बेरूबारी मामले में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ननिये पालकी वाला, जो इसके वकील थे, एडवोकेट थे, क्या नाम जो है तुम्हारा, केशवानंद भारती बनाम के एडवोकेट थे। ये एडवोकेट बहुत विद्वान एडवोकेट थे, समझ लीजिए प्रकार से।
जैसे जब कार्यपालिका और न्यायपालिका में प्रतिद्वंद्व चल रहा था कि न्यायपालिका अपना कोई भी प्रोविज़न रखती और कार्यपालिका उसको जो है संसद में पास करके उसको खंडित कर देती। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि न्यायालय किस प्रकार से क्या करे कि जो है कुछ तो पावर ऑफ सेपरेशन हो, कि मतलब किस प्रकार से वो सिस्टम बनाए। तो वहाँ पर जो है ननी पालकी वाला ने ही ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो है उपाय सरकार को बताया कि जब आप जो है किसी भी जो है सामंजस्य में पड़ जाएं, यानी अब जब जो है किसी चीज़ में संशोधन संसद करने वाली हो, तो आप उसको जो है जैसे वो केस आपके पास जब आए तो उसको आप बता सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को आप स्पष्ट मत करिए। यह ननी पालकी वाले ने सुप्रीम कोर्ट जो उस टाइम के सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनको बताया कि आप ऐसा करिए कि आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को रखिए और यह स्पष्ट मत करिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जिस मुद्दे पर केस फंसे उसको आप बेसिक स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो ये है सिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये बहुत विद्वान वकील रहे हैं ननी पालकी वाला। अब देखो इनके अनुसार क्या कहा गया है संविधान की उद्देशिका को। देखिए ननी पालकी वाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का क्या है, परिचय पत्र। ये परिचय पत्र सब ध्यान रखना, परिचय पत्र। परिचय पत्र देखिए क्या है, ननी पालकी वाला ने कहा, ननी ननी पालकी वाला। अब उसके बाद के एम मुंशी क्या कहेंगे, के एम मुंशी, के एम मुंशी होरोस्कोप की संज्ञा देंगे। होरोस्कोप, इसका मतलब आप समझते होंगे, होरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली की संज्ञा देंगे, ठीक है। के एम मुंशी क्या कहेंगे, मतलब उद्देशिका को जन्म कुंडली कहेंगे। अब अर्नेस्ट बारकर क्या कहते हैं, अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर कहेंगे ये जो है संविधान की कुंजी की संज्ञा देंगे, ये कुंजी बताएंगे। उद्देशिका संविधान की कुंजी है, ठीक है। पंडित भार्गव क्या कहेंगे, देखिए पंडित भार्गव का कहना सुन लीजिए। पंडित भार्गव का मानना है कि उद्देशिका संविधान का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न है, यानी ये कहेंगे बहुमूल्य रत्न है। तो इस प्रकार से यह जो है अपनी अपनी उपमाएं लोगों ने दी हैं। तो इस प्रकार से हमारा उद्देशिका का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो संघ एवं राज्य रहेगा, यूनियन एंड स्टेट, यानी भाग 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।